और अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद में। अभी दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यसभा टू द कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सभा की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 10 अगस्त 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने 11वें प्रतिवेदन की सिफारिशों की है कि प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? मान्य सदस्यों के तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 11 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 12 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30। लेकिन जो लोकसभा की जो कार्रवाई हो 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर जमकर नारेबाजी हुई और अधीर रंजन के निलंबन पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी है। नीरव मोदी सदन में आओ ये भी नारे हो रहे हैं और राज्यसभा का भी रुख करते हैं, वहां दिखाते क्या चल रहा है। We'll surely do it. For all the 4 members whom we are privileged to have back with us, Dr. Jaishankar, Derek Da, Dola ji and Shukhendu Da, it's going to be a truly a remarkable journey with them in the next few years that we have worked together. Thank you. राजीव शुक्ला। धन्यवाद चेयरमैन सर। देखिए ये सदन तो ऐसा है कि इसमें एक न एक दिन सबको रिटायर होना है। इन दीवारों में, इन छतों के नीचे कितने आए कितने चले गए, एक से एक बड़े बड़े लोग, एक से एक छोटे लोग, तो इसका कोई अभिमान नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो लोग हमसे रिटायर यहाँ से हो रहे हैं उनकी भावनाएं भी सुन ली जाए, क्योंकि जो उनमें बोलना चाहे एंड दोज एक्चुअली रिटायर, ये नहीं कि वापस लौट के आ गए, मुश्किल से 3-4 जैसे प्रदीप दा है ये बोलना चाह रहे हैं, इनको भी मौका दो। छोटे मोटे तो बोलते रहते हैं तो उनको भी मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा। और कल अविश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब में पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। नीतीश और तेजस्वी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की घबराहट है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू हो करके अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है।
उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे दौर पे जो है शुरुआत की। जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग करते हैं। तो ये लोग डरे हुए हैं, नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ, वही देश में होना है। तो ये घबराहट की जो है, आप कह सकते हैं उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था, कोई दम नहीं था। भ्रम में रहने दीजिए, कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। नीतीश और तेजस्वी को आपने सुन लिया। अधीर रंजन चौधरी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार जारी है, दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। बहुत ही गंभीर मसला है। संविधान की धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पूरी आज़ादी से, बेबाकी से अपनी बात सदन के पटल के ऊपर रखे। ये बात सही है कि कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत संसद चलती है, पर इस नियम कानूनों का ये मतलब नहीं है कि अपनी मेजॉरिटी का उपयोग करते हुए जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाया जाए। और इसलिए समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से एक अधिकृत निर्णय जरूरी है। कांग्रेस के नेता जब खड़े हुए तो भारत माता के टुकड़े की बात कह दी, भारत माता के अपशब्द की बात कह दी, और जो टुकड़े टुकड़े करने की सोच भारत के रखते हैं उनको कांग्रेस में शामिल करवा लिया। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की सोच क्या है। देश देख रहा है, तभी तो कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिल पा रही कि वो सदन में विपक्ष का उनका नेता बन पाए। लेकिन जो उनका नेता वहां पर अभी कांग्रेस पार्टी का है, विपक्ष का तो नहीं बन पाया, उनको भी कांग्रेस ने बोलने का अवसर नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी जी को जब भारतीय जनता पार्टी के और से ये कहा गया, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा स्पीकर साहब से कि हमारे टाइम में से दे दीजिए, जब अधीर रंजन जी बोले तो गुड़ का गोबर ही किया। ये पहले भी किया, आज भी किया। लोग इतिहास जानते हैं, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस का एक घिनौना चेहरा जिसके पीछे इनकी केवल राजनीति नजर आती है, सत्ता में आने के लिए कितना गिर सकते हैं वो देश ने कल भी देखा, और बिल्कुल भी दम नहीं सुनने का। तो सुना आपने किस तरीके से दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष गुड़ का गोबर करता है, वहीं मनीष तिवारी ने कहा कि तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी पर विपक्षी दल लामबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए, तो संसदीय कार्य मंत्री ने भी उनका जवाब दिया है। मुझे सख्त अफसोस है कि एक अच्छे मेंबर को इन्होंने आखिरी दिन सस्पेंड किया, बहुत अफसोस किया। मुझे सख्त अफसोस है कि एक अच्छे मेंबर को इन्होंने आखिरी दिन सस्पेंड किया, बहुत अफसोस। ने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 मिनट का भाषण, और किसी का सत्ता पक्ष के जो उत्तर देते हैं, डिबेट को उत्तर देते हैं, प्रश्न को उत्तर देते हैं, कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है, और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी मणिपुर की समस्या का समाधान सेना के माध्यम से करना चाहते हैं, किरेन रिजिजू ने कहा। राहुल गांधी मणिपुर में मिलिट्री यूज करने की बात कह रहे थे। संसद में किरेन रिजिजू ने यह बात कही है, मणिपुर की समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। किरेन रिजिजू ने यह बात कहा है कि जो मणिपुर की समस्या है उसका समाधान बातचीत से हो, लेकिन राहुल गांधी सेना से उसका समाधान कराना चाहते हैं। तो मणिपुर पर वाद विवाद लगातार चल रहा है, और किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मणिपुर में सेना का प्रयोग हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बातचीत से समाधान होना चाहिए। मणिपुर में जबरदस्ती शांति कायम करना चाहिए, मैं उसको कंडेम करता हूं, और हम मानते हैं कि बातचीत करके दोनों गुटों के साथ में अच्छी तरह से समझौता करके ही हम शांति
लाना चाहिए। मिलिट्री यूज करके जबरदस्ती शांति लाना वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसी के कारण कांग्रेस का 60 वर्ष तक जो मिस रूल किया है, इसी के वजह से सारा मिलिटेंसी का जन्म हुआ। आप मालूम है मणिपुर के अंदर में सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पैदा हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस बात नहीं करते थे, कांग्रेस सरकार उनको बुलाते नहीं थे, सुनते नहीं थे, जिसके वजह से इतना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुआ। 2014 के बाद एक भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा नहीं हुआ, ना मणिपुर में ना नॉर्थ ईस्ट में, बल्कि 8,000 से ज्यादा मिलिटेंट और ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो काडर से आर्म्स के साथ में सरेंडर किए हैं। तो आप इसको तुलना करके देखिए। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, राहुल गांधी ने 24 घंटे के अंदर आर्मी यूज करके मणिपुर में शांति लाना चाहिए, इस बात का मैं खंडन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जो याद दिलाया, 1966 में एयरफोर्स इस्तेमाल करके जो बम मारा था, वही आज कांग्रेस का मानसिकता फिर से दर्शाया है राहुल गांधी ने। अधीर रंजन के निलंबन पर विपक्ष का हल्ला बोल चल रहा है। कुछ देर में प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दलों के सांसद। अधीर रंजन के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन 12:30 बजे संसद परिसर स्थित अंबेडकर मूर्ति के सामने प्रदर्शन करेगा। तो अधीर रंजन के निलंबन का जो मामला है, इसको लेकर विपक्ष अब मुखर हो रहा है। खासतौर से विपक्ष का यह भी कहना है कि जब सदन के सत्र का आखिरी दिन था, ऐसे में विपक्षी सांसदों की आवाज बंद करने के लिए निलंबन हुआ है और थोड़ी ही देर के बाद इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर की अंबेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दलों के सांसद। अधीर रंजन के निलंबन के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन है वो जो है प्रदर्शन करने वाला है। जो परिसर में अंबेडकर की मूर्ति है उसी के सामने ये प्रदर्शन होना है। और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा। वहां पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं। हमारे नेता सदन कहते हैं सेक्टर्स इन विच यूपी इज करेंटली डूइंग वेल। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एयर एंड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किए गए थे, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है, वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। फ्रेट कॉरिडोर, अगर ये फ्रेट कॉरिडोर आपने बनाया होता नेता सदन, तो ये गोरखपुर होके क्यों नहीं जा रहा है। ये गोरखपुर होके भी जाता। और फिर जितना पुरानी सरकारों का काम था फ्रेट कॉरिडोर का, वही चल रहा है, कोई नया फ्रेट कॉरिडोर नहीं हुआ है। हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में आपने इंटरव्यू दिया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो। तब अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा। जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते,
वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे। और कहा क्या गया था कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। किसान की आय दोगुनी, किस फसल की आय दोगुनी हो गई? नेता सदन बताएं, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अगर कहीं भी 6.5 साल में देखिए एक नई मंडी बनाई हो, एक मंडी नई बनाई हो, और मंडी के साथ साथ जिन फसलों की कीमत देनी चाहिए थी सरकार को, क्या फसलों की कीमत सरकार दे रही है जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? मुझे याद है जिस समय आलू की फसल थी, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आलू की शिकायत कोने कोने से ना आ रही हो। सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बजट में हेड खोला आलू खरीदने के लिए। आज नेता सदन बताएंगे कि सरकार ने आलू कितना खरीदा, और अब निकलने का समय है। यहां हमारे माननीय सदस्य क्षेत्र में जाते होंगे, आलू का क्या भाव मिल रहा है? क्या आलू का भाव मिलने लगा किसी को? और अगर अभी कोल्ड स्टोर से आलू नहीं निकलेगा, बाजार में भाव नहीं मिलेगा, तो नेता सदन ये भी बताएं कि कितने दिन बाद दूसरी फसल आ जाएगी। अभी मक्का का सीजन था, क्या सरकार ने मक्का खरीदी जो सड़ गई? क्या उसकी मदद की सरकार ने? अब सीधे लोकसभा लेकर चलते हैं। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे, और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा, और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही।
इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है, सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर जगह पे व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था। 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेस बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं, ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है,
और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रीवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेन इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज्यादा जगहों पे है। हर मैजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। यूपी में एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। 2017 से अब तक एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो अतीक और अशर हत्याकांड की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इन मामलों में पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। अगर जेल में रहते या पुलिस हिरासत में रहते किसी की हत्या हो तो यह व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों के चाइल्ड केयर होम में होने पर कोर्ट ने कहा है, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य उनका ख्याल रख सकता है तो उन्हें परिवार को सौंप देना चाहिए। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि टिप्पणी भी की है कि मामलों में पुलिस की भूमिका हो सकती है। ऐसे मामलों में निपुण सहगल जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। निपुण, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, विस्तार से एक बार समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से एक मामला लंबित है जिसकी शुरुआत हुई थी अतीक अशरफ हत्याकांड पे सवाल उठाने से, और उससे ठीक पहले अतीक के बेटे असद का जो इनकाउंटर हुआ था उस पर सवाल उठाने से। इसी याचिका में ये कहा गया था कि 2017 से लेकर अब तक 183 इनकाउंटर यूपी में हुए हैं। खुद राज्य के वरिष्ठ लोगों ने ये बात कही है अपने मीडिया को दिए बयान में। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि कितने इनकाउंटर फर्जी थे, क्या उनमें कोई गलत तरीका अपनाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी एक हत्याकांड पे या किसी एक इनकाउंटर पर उसकी सुनवाई नहीं है, वो गाइडलाइंस जारी करना चाहता है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि जो इतने इनकाउंटर हुए हैं उनमें आखिर जांच में निकला क्या, कितने मामले संदिग्ध पाए गए, कितनों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमों की क्या। 4 हफ्ते का समय यूपी सरकार को दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स को लेकर राजनीति का दौर लंबा चला है और तमाम एनकाउंटर्स पर सियासी सवाल भी उठाए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का पक्ष क्या है, सवाल क्या है, आरोप क्या है, वो सब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बात की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जा रहा है। मोदी जी संविधान के अनुसार चलाना नहीं चाहते सदन। और ये देखिए, संसद परिसर में कांग्रेस और जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसके सांसद इस वक्त प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 2024 की जो आर पार की लड़ाई है, इस वक्त मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेकर टकराव पर आ गई है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जो संसदीय परंपरा है, जो नियम है, उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। विपक्ष ने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का पक्ष क्या है, सवाल क्या है, आरोप क्या है, वो जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बात की कांग्रेस के उसको नहीं रहो अब तो एबीपी न्यूज पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले सस्पेंड किया गया, फिर विशेष साइलेंस, गपचुप, उसको नहीं रहो अब वो अपने ऊपर क्यों ले रहे मोदी। और ऐसा ही करके राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने केस किया कि मोदी लोगों के खिलाफ उन्होंने बोला इंसल्ट किया। अरे क्या कर सकते, डिक्शनरी में वो शब्द है नहीं रहो, और हम वो अगर कहें तो गलती क्या है। तो ये क्या लग रहा है क्यों सरकार को, क्यों पीएम को बुरा लगा सरकार? नहीं, कोई बात नहीं करना, अपनी बात करना, चले जाना, हिट एंड रन है उनका। चलो, पीएम का भाषण कैसा लगा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं सर। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी को लेकर सियासी टकराव हो रहा है, लेकिन सीधे रुक करते हैं यूपी विधानसभा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जवाब दे रहे हैं। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया। और ये चीजें दिखाती हैं, मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर सा सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह, मैं आ रहा हूं, कहां भी आ रहा हूं। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था कि किसी से छुपा हुआ नहीं। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। महोदय, महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। और मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही
महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है, और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय, मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा तो नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय, खासतौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जिस जहां पे काफी कम बारिश हुई है और सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखेंगे पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है, लेकिन उसकी स्थिति भी
बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं, यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आंकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है, और देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है, और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है, इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है। यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है, और 20% अन्न उत्पादन का मतलब ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं, और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को
लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा, यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वो मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3,84,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे विधानसभा में, आपको आगे बताते रहेंगे। अभी उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव के साथ अन्याय हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर कल पीएम के भाषण से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ देश के बिजली मंत्री आरके सिंह जुड़ गए हैं। आरके सिंह जी, स्वागत है आपका। विपक्ष जो कर रहा है संसद में, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए साहब, जिस लिए जनता ने उनको चुन करके भेजा है, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो संसद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, संसद से वॉकआउट कर रहे हैं। काम में और काम आगे बढ़ाने में इनका कहीं कोई अभिरुचि है ही नहीं। बिना कारण का ये लोग सिर्फ हुड़दंग करना जानते हैं। इनके पास कहीं पर भी कोई भी एजेंडा नहीं है, कहीं भी कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ हल्ला करना है। हल्ला करने का बहाना चाहिए इनको। ये देखिए, मणिपुर के बारे में मणिपुर चिल्ला रहे थे। सरकार ने कहा कि साहब आइए डिबेट कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। वो डिबेट से भाग गए। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो वो भाग गए। इनको कोई सीरियस वर्क में इनको इंटरेस्ट है ही नहीं, और जनता सब देख रही है। बिल्कुल। मंत्री जी, आज किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सेना का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमारी सरकार मानती है कि संवाद के जरिए ही चीजों को रोका जाएगा, स्थिति सामान्य बहाल होगी। उस संवाद की शुरुआत कहां से होगी, कैसे होगी? क्योंकि अभी तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, बहुत उसके अच्छे परिणाम जमीन पर मणिपुर में देखने को नहीं मिले। संवाद तो हुआ है। हमारे गृह मंत्री वहां गए, 3-4 दिन वहां रहे और वहाँ लोगों से संवाद किया। वहाँ से लोग यहाँ आकर के संवाद किए, तो संवाद तो चल रहा है। और संवाद ही असल में, संवाद ही शांति का मार्ग है। शांति आपको संवाद के बिना नहीं मिलेगा। बंदूक से शांति नहीं होती। तो संवाद तो करना आवश्यक है, और संवाद सरकार कर रही है। साथ ही साथ जो पुलिस कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई भी हो रही है। आर्मी को कॉल आउट किया जाता है तभी जबकि पुलिस कार्रवाई बिल्कुल एकदम फेल कर जाए। अभी ये हम नहीं कह सकते कि पुलिस कार्रवाई बिल्कुल फेल कर गई। तो आर्मी कॉल आउट करने का जो राहुल गांधी कर रहे हैं, देखिए साहब, हम ये अपने लोग हैं, मणिपुर के लोग अपने लोग हैं। अब उन पर हम आर्मी लगा दें, आर्मी छोड़ दें, ये गलत बात। कारण ही आर्मी को लगा दें, ये ठीक नहीं। तो विपक्ष को आप कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? संवाद लगातार हो रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो ये मानने को तैयार क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं कॉन्फिडेंस में? अरे विपक्ष अगर सकारात्मक विपक्ष रहे तब तो उसको तो काम से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ हल्ला करना चाहता है। इसमें कहीं पर कोई सीरियसनेस नहीं है। ये मणिपुर हल्ला कर रहे हैं, इसमें कहीं पर कोई सीरियसनेस नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हाँ किसी न किसी कारणवश हम हल्ला करते रहे। आप कह रहे हैं सीरियसनेस नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीरियस हो गए कि कह रहे हैं कि गैरकानूनी काम कर रही है सरकार। गैर कानूनी काम कहां से कर रही है सरकार? साहब बता दें कि कौन काम सरकार ने गैर कानूनी किया, बताएं। मल्लिकार्जुन ऐसा ही कुछ कहने के लिए चाहिए उनको, तो कह दिया गैर कानूनी काम। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान कह दिया कि हाँ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कुछ कहने के लिए चाहिए। वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी को जो सस्पेंड किया गया है, अधीर रंजन चौधरी को जो किया गया है सस्पेंड, वो ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। सर देखिए, ये गलत बात। पहले भी ये सस्पेंशन हुआ और प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया, दोनों साथ साथ हुआ। इस बार भी दोनों साथ हुआ। आप थे कि नहीं हाउस में, नहीं मालूम। देखिए साहब, ये अधीर रंजन चौधरी की पुरानी आदत है कि ऐसे अनर्गल बातें बोल देते हैं, अपमानजनक बातें बोल देते हैं जी। ये पुरानी बात है, पहले भी ये करते रहे, इस बार भी कर गए। वो बताइए, लीडर ऑफ द हाउस के प्रति आप अपमानजनक बात करिएगा तो ये तो होगा, ये तो होना था। बिल्कुल। आरके सिंह जी, एक सवाल और भी है। इंडिया गठबंधन की भी बात कर लें। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहा था सदन में। आज नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2024 में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इस पर क्या रिएक्शन है आपका?
देखिए 2024 में बीजेपी तो साफ नहीं होगी, ये तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी लेकर के आएंगे। ये जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड साफ हो जाएगी। ये अभी तक 40 पर आ गए और ये मैं लिख करके आपको दे सकता हूं कि 2025 के चुनाव के बाद जदयू 20 से ज़्यादा नहीं रहेगी। अभी तो पहले तो ये है कि साहब कितना सीट देती है उसको राजद, हमको नहीं लगता। नीतीश कुमार पर आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी। 40 सीट अगर राजद दिया, नीतीश कुमार जी देखिए ये उनका लास्ट इनिंग्स है, अंतिम साल है। वो खुद भी अनाउंस कर चुके हैं कि ये जा रहे हैं। वो तो अनाउंस तो बहुत पहले किया कि हम जा रहे हैं। कब जाएंगे ये भी सवाल है। हमको लगता है कि तेजस्वी के मन में भी यही सवाल होगा कि कह रहे हैं कि जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जा रहे हैं, कि जाएंगे कब। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये 24 के बाद या 25 में ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये स्पष्ट है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हमारे साथ जुड़े थे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।